इन दिनों अमूमन 11 अप्रैल के आसपास तापमान गर्मी का आना शुरू होता है, यानी 35-36 डिग्री तक तापमान पहुंचता है। लेकिन आलम इस साल ऐसा हो गया है कि आज के दिन भी तापमान 43 डिग्री छू रहा है। और ये कहीं एक या दो जगह नहीं, कई जगहों पर, कई शहरों पर उत्तर भारत में ये खबरें मिल रही हैं कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। नागपुर में 43 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। खबर यह है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक आते आते पारा गर्मियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर पहुंच जाएगा। सावधान, खबरदार, होशियार। चुभती गर्मी का मौसम आ चुका है। शरीर को झुलसाने वाली गर्मी का दौर आ चुका है। 40 डिग्री का टॉर्चर थमक चुका है। परेशान करने वाली खबर यह है कि सब कुछ हो रहा है बेवक्त, बिफोर टाइम। 40 डिग्री ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 से भी ऊपर जा चुका है। महाराष्ट्र में नागपुर का तापमान पहुंचा 43 डिग्री, जबकि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद भी 43 डिग्री की ताप से तप रहा है। वाराणसी में भी पारा 40 पर पहुंच चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में तापमान 41 डिग्री को छू रहा है। दिल्ली के पालम में पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा है। अप्रैल में मई जून की गर्मी के प्रकोप से हिंदुस्तान का आधा हिस्सा झुलस रहा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाका 40 डिग्री के टॉर्चर को झेल रहा है। मध्य बिहार का इलाका भी सूरज की तपिश से बेहाल हो रहा है। मध्य प्रदेश का उत्तरी और मध्य हिस्सा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा भी उबल रहा है। गुजरात में अहमदाबाद का तापमान 38 डिग्री पार कर चुका है। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है और अहमदाबाद में गर्मी का पारा है वो 38 डिग्री को छू गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के यूनियन सिटी इलाके में। आप देख सकते हैं कि जो गर्मी है उसकी वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पे दिख रहे हैं। भोपाल में भी पारा 38 डिग्री सेल्सियस पर है। अचानक गर्मी बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले बारिश और ठंडा मौसम था और एकदम से परिवर्तन आ गया। लोग पसीने से तर हो गए हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि आज थोड़ी से बादल हैं, जिसके कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ता है। बिहार में पटना सहित मध्य बिहार का इलाका जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। गया में तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। पटना में आज गर्मी से थोड़ी राहत है, 1-2 सेल्सियस तापमान में कमी आई है। अगर बुधवार की बात करें तो 41.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश का हाल भी अच्छा नहीं। अप्रैल में ही पूर्वी जिलों में कई जगहों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ भी बढ़ते तापमान से लाल हो रही है। अप्रैल का महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन गर्मी अपने पूरे सवाब पर है। दोपहर का वक्त है, लेकिन लखनऊ में लोगों ने अभी से दोपहर में घर से निकलना छोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि देश के कई इलाकों में इन दिनों तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा है। 3 से 5 डिग्री पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ईस्ट इंडिया में ऊपर चल रहा है, और 2 से 3 डिग्री गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सब एरिया में 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। केवल साउथ इंडिया में नॉर्मल के आसपास है, यानी 1-8 डिग्री ऊपर चल रहा है। और कुल मिला के यानी कि कह सकते हैं आप कि अबव नॉर्मल ही पूरे देश में टेम्परेचर इस समय चल रहा है। देश के तमाम इलाकों में पारा ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका है। अप्रैल के इन दिनों में इस समय तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बने हुए हैं। मौसम के जानकारों का कहना है कि ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी और अप्रैल के अंत तक देश के तमाम इलाकों में हीट वेव जैसी कंडीशन पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आशंका प्रचंड गर्मी की है। आज तक ब्यूरो। तो भाई अपने एसी कूलर को सर्विस करा लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। और जो कुछ मौसम वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं उनके मुताबिक ये महीना खत्म होते होते इस बार गर्मी का वो आलम होने वाला है जिसके लिए सह पाना इसे बेहद मुश्किल हो जाएगा। अप्रैल के महीने में ही मई और जून की गर्मी की तपिश महसूस होने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही दिन के बढ़ते तापमान का एहसास होने लगा है।
जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है गर्मी भी बढ़ रही है और लगातार राजधानी के आसमान में सूरज की किरणें जो है वो तेज होती जा रही है और तेज रोशनी से राजधानी वालों का कहीं ना कहीं बुरा हाल भी होता जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में धरती अभी से जलने लगी है। नागपुर में पारा 43 डिग्री को छू चुका है। बड़ी चेतावनी ये है कि अगले 1-2 दिनों में चढ़ता पारा अपना और प्रचंड रूप दिखाने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने 12 और 13 अप्रैल को तापमान में और इजाफे की आशंका जताई है। भोपाल में 12 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री और 13 अप्रैल को 41 डिग्री तक जा सकता है। हैदराबाद में 12 अप्रैल को पारा 40 डिग्री तक चढ़ सकता है और 13 अप्रैल को भी तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा। पटना में 12 और 13 अप्रैल को 40 डिग्री और 41 डिग्री तक तापमान हो सकता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कई जगह पर थोड़ा नॉर्मल से क्रॉस कर, कुछ नॉर्मल से थोड़ा 1-2 डिग्री ज्यादा ही है। नॉर्मल से 1-2 डिग्री ज्यादा है। ओवरऑल में आपको अभी 1-2 दिन तक वैसा है। आज 11 तारीख है, 13-14 तक या 15 तक 1-2 डिग्री बढ़ने का संभावना है। मुंबई में भी तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से न केवल मुंबईकर परेशान हैं, बल्कि वो तमाम पर्यटक जो मुंबई घूमने आए हैं वो भी इस धूप की वजह से अपने प्लान्स में काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली है, साउथ इंडिया से आई है मुंबई घूमने, गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है, लेकिन गर्मी से थोड़ा सा परेशान है। आपसे जानूंगा, गर्मी ने क्या आपके प्लान्स में कुछ चेंजेस ला दिए हैं क्या? हाँ, गर्मी की वजह से हमारा प्लान काफी कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम जो प्लान कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं अभी। आशंका ये भी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तापमान इतना बढ़ सकता है कि हालात हीट वेव यानी प्रचंड गर्मी के पैदा हो सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई इलाके हो सकते हैं। दिल्ली से रोशनी और सिद्धार्थ और नागपुर से योगेश पांडे के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। और गर्मी का आलम अभी से ये होगा कि पश्चिम भारत के 2 बड़े राज्यों यानी महाराष्ट्र और अब गुजरात में सूखे के कई सारे इलाके प्रभावित हो चुके हैं। महाराष्ट्र की आपके कई तस्वीरें देखी बीते दिनों में कि किस तरीके से पानी की फिजूल खर्ची हो रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी के गुजरात में, जिसकी वो बहुत गर्व करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस मोदी के गुजरात में पानी को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक तरफ दलितों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ खास लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनके घरों में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बन रहे हैं। ये 2 हकीकत है मोदी के गुजरात की। ये तो सच है गुजरात के विकास का। एक तरफ बूंद बूंद को तरस रहे हैं राजकोट इलाके के दलित और दूसरी तरफ गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति के सरकारी बंगले पर बन रहा है स्विमिंग पूल। आइए एक एक कर दोनों हकीकतों को देख लें। पहले आपको राजकोट के जसदन इलाके में लिए चलते हैं। ये वो इलाका है जहां सूखे ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। दलितों की हालत और भी बदतर है। 3 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। इन्हें ऐसी सजा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दलित हैं। अपने गांव में भी पानी का इंतजाम हो सकता है, लेकिन इन्हें यहाँ से पानी लेने नहीं दिया जाता। हमारे पानी की समस्या ये है कि जो 1 महीने से पानी नहीं आया है। नर्मदा का पानी जो है वो हमने चालू कराया था, लेकिन जो गांव में लोग हैं वो हमारा दलित की चर्चा करते हैं। जो दलित है उसको पानी नहीं देते। जो आखा गांव में पानी आता है, लेकिन दलित वास में पानी नहीं देते। नहीं, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मेरे को पानी, और हम मजूरी काम करते हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है। जगह जगह घूमकर मोदी अपने विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन गांव में दलितों की ऐसी दुर्दशा पर सुनिए बीजेपी की दलील। नेताजी कहते हैं कि इलाके में कांग्रेस के विधायक हैं, वही भेदभाव करते हैं कि वहां का दलित लास्ट इलेक्शन में बीजेपी के साथ था, इसलिए वहां का कांग्रेस की पूरी टीम, वहां का लोकल सरपंच, तालुका पंचायत का मेंबर, एमएलए और एमपी सब साथ में मिलके ये दलित समाज के विस्तार में पानी जाने नहीं दे रहा है। गुजरात में पानी की ये कहानी यही नहीं थमती। एक तरफ गुजरात का सौराष्ट्र सूखे से बेहाल है, दलितों को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी के वीसी अपने सरकारी बंगले में ऐसा स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं जिसमें 72,000 लीटर पानी आ सकता है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले ये स्विमिंग पूल बन गया, फिर इसकी इजाजत ली गई। वाइस चांसलर फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई थी और ऐसे ही ये स्विमिंग पूल इतना 60% काम कंप्लीट होने तक बना दिया गया। आई एम सॉरी टू से सॉरी टू हियर दिस की बिल्डिंग कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट की बिल्डिंग कमेटी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के बाद ही बिल्डिंग कमेटी बनी और फर्स्ट मीटिंग में ही बिल्डिंग कमेटी के इसकी मंजूरी ले ली गई है उसकी। सर, गुजरात में एक बार सूखे के हालात है, सौराष्ट्र में कई जगह है जहाँ पे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे। वैसे में इतना बड़ा स्विमिंग पूल 72,000 लीटर पानी की कैपेसिटी वाला ये स्विमिंग पूल है। देखिए, ये स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं कि ये स्विमिंग पूल अभी तैयार ही नहीं है और अभी इसमें इट विल टेक मंथ्स टुगेदर तैयार होने में। अभी इसमें पानी नहीं है तो जो स्कैरसिटी की जो बात आप करते हैं, जिसमें बहुत मैं एग्री नहीं करता हूँ स्कैरसिटी में, बिकॉज आई कंसिडर इट टू बी ए पॉलिटिकल मूव ओनली। आपने वीसी साहब की दलील भी सुन ली, लेकिन सवाल है कि आखिर दलीलों के पानी से दलितों के दुखों को कैसे साफ किया जा सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तेजस शिशांगिया, राजकोट, आज तक। कूल लाइक कुकुम्बर या हॉट लाइक एंगर की बात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों खुद बेहद नाराज हैं। जी हाँ, ये जुमले अक्सर सिद्धू इस्तेमाल करते हैं अपनी कमेंट्री में, लेकिन आज लग रहा है कि वो वाकई में गुस्से में आग बबूला हैं और इस बार उनका गुस्सा अपनी ही पार्टी से है। जी, अमृतसर के सांसद और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि खुद सिद्धू ने ये बात नहीं की है, उनकी पत्नी ने ये बात जग जाहिर कर दी कि सिद्धू को बीजेपी की सियासत रास नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, भारतीय जनता पार्टी मेरी जननी है, भारतीय जनता पार्टी मेरा स्वाभिमान है, भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है। अपनी लच्छेदार बातों से सबका दिल जीत लेने वाले सिद्धू क्या अपनी ही पार्टी में हारे हुए महसूस कर रहे हैं? क्या बीजेपी में सिद्धू अलग थलग पड़ गए हैं? अमृतसर के सांसद नवजोत सिद्धू के बारे में उनकी पत्नी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा तो सियासत के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मेरे पति ने अपने संसदीय क्षेत्र की बेहतरी के लिए परिवार छोड़ा, करीब 10 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट छोड़े, अमृतसर के लिए कई परियोजनाओं को लेकर भाग दौड़ करते रहे, लेकिन सब बेकार गया। एक ईमानदार शख्स से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भ्रष्ट व्यवस्था और कमीशन खोरी के माहौल में काम कर पाएगा? नवजोत सिद्धू सिस्टम में घुटन महसूस कर रहे थे। माहौल से तंग आने के बाद वे अपने पुराने पेशे की ओर लौट रहे हैं, जहां उनके काम और ईमानदारी की कद्र होती है। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी में अगर वो नहीं डिसाइड कर पा रहा कि कौन उनके साथ काम करें और कैसे नहीं करें, तो फिर फिलहाल आई फील एक सफोकेशन सी होती है। सो वो लोगों के लिए एक जवाब था कि सिद्धू दूर क्यों है, पैसे कमाने नहीं गया और उसकी दूरी की कोई वजह है। नवजोत सिद्धू के मुद्दे पर बीजेपी सवालों का मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। सभी सही व्यक्ति जो लिबरल है, जो उदारवादी है, जो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता है, वो भाजपा कभी उसको स्वीकार नहीं करेगी। सिद्धू जी पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी में बहुत मजबूती के साथ काम करते रहे हैं, सांसद चुने गए हैं और उसके अतिरिक्त क्या खबरें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, अधिकृत रूप से पार्टी के पास इस तरह की कोई जानकारी न है, न सूचना है इसकी। अंदरूनी खींचतान से जूझ रही बीजेपी के लिए ये एक और झटका है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जब से नई टीम बनाई है, तब से असंतोष की कई आवाजें सामने आ चुकी हैं। कहीं सिद्धू की नाराजगी भी उसी सिलसिले की एक कड़ी तो नहीं? अमृतसर से तेजवंत चब्बा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर आपका स्वागत है। बात है एनसीआर की, जहां पर अब सरेआम लूट आम सी बात हो गई है। दिल्ली एनसीआर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे और जो रोकता है उस पर फायरिंग भी करते हैं। आज ऐसी 2 वारदातें हुई। पहली वारदात दिल्ली में हुई। यहाँ द्वारका में मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने एक शख्स को गोली मार दी। ये बदमाश एक महिला से चेन छीन रहे थे। पास से गुजर रहे एक शख्स ने, संदीप जिसका नाम था, महिला की मदद करने की कोशिश की। बदमाशों ने संदीप को भी गोली मार दी। दूसरी घटना दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां सेक्टर 26 में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। 4 बदमाश एक महिला के साथ छीना झपटी कर रहे थे। मौके पर मौजूद दिगंबर नाम के एक व्यक्ति ने महिला को बचाने की कोशिश की। इसी हाथापाई में बदमाशों ने दिगंबर को भी गोली मार दी और फरार हो गए।